लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वह तमाम 3 चीज़ों में अच्छी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार 12 साल से कुछ किया ही नहीं, न इस्पात के क्षेत्र में, न लोहा के क्षेत्र में, न खनिज के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न बंधा निर्माण के क्षेत्र में, न सिंचाई के क्षेत्र में, न रेलवे लाइन के क्षेत्र में, न रेल के क्षेत्र में। 2 पार्टियां खत्म हो रही हैं, जिसको बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। दोनों जातिवादी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास शो जनता चौपाल। सदन के अंदर एसी की हवा और बाहर जनता की निकलती हवा। नेताजी के पास भाषणों की कमी नहीं और जनता के पास सुनने की हिम्मत नहीं। आखिर कब तक चलेगा ये सियासी सर्कस? लखनऊ की विधानसभा में सत्र चल रहा है, शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं, उपलब्धियों के ढोल पीटे जा रहे हैं, लेकिन क्या इन भाषणों से किसी गरीब के घर का चूल्हा जल रहा है या फिर से यह सारा तामझाम सिर्फ 2027 की तैयारियां हैं? कागजों पर यूपी उत्तम है, लेकिन जमीन पर आम आदमी खत्म है। इसी कड़वे सच का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे यूपी 24 नेटवर्क की संवाददाता दिव्या श्रीवास्तव उतरी है सीधे जनता की चौपाल में। संसद सत्र का समय चल रहा है। आपको बता दें कि देश भर के तमाम मुद्दे उस सत्र में उठाए जाते हैं। चाहे वो मुद्दा बात करें तो आम जनता के मुद्दे की हो, बात करी जाए बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जाते हैं। लेकिन अगर आज के सत्रों की बात करें, जो सत्र चलने लग गया है, उसमें आम जनता की कितनी बातें उठाई जा रही हैं, उसको लेकर के आम जनता से ही बात करेंगे। लोक भवन अगर हम बात करें, संसद सत्र चल रहा है, लेकिन आम जनता की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उठाई नहीं जा रही है। तो ये एक तरीके से पैसा बर्बाद करना ही तो हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यूपी 24 में वेलकम करता हूं और इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूं कि हमारी आवाज़ आपके माध्यम से ज़रूर जो है सोशल मीडिया के तहत ये पहुंचेगी गवर्नमेंट तक। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक मैं विशेष समुदाय, विशेष वर्ग से आता हूं, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं। ये इन समुदाय को जब से ये गवर्नमेंट आई तब से उपेक्षा का शिकार बना करके शासन कर रही है, जबकि भारत के संविधान में सबको जीने, खाने, रहने का हक दिया गया है। इसका उदाहरण जीता जा ये है कि एक माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक योजना लाए थे, आधुनिकीकरण योजना, जो शिक्षा से संबंधित है, मदरसों में पढ़ाने के, जिसको इस गवर्नमेंट ने, इस भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने बंद कर दिया और उसमें 22,000 से ज़्यादा टीचर जो है, अध्यापक भुखमरी के शिकार हो गए। अमूमन ये जानिए मैडम कि उसमें 250-300 टीचर मौत के घाट उतर गए, जिनकी पत्नी, बच्चे आज बेवजूद हो गए, उनके ऊपर कोई वारिस नहीं रह गया। वो घुट घुट करके ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और आज के ज़िंदगी में भी वो इधर उधर कहीं जो है ठेला लगा करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 9 साल से ज़्यादा का उनका तनख्वाह रोक करके इस सरकार ने मैंने कोई ऐसा विकल्प नहीं सोचा कि जिससे इसको कुचल करके रोज न दिया जाए। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से कि इस अल्पसंख्यक समुदाय के जो आधुनिकीकरण मदरसा से संबंधित हैं, उनके बारे में उनकी जो बकाया वेतन दे और पुनः उस जो है योजना को संचालन करके उनको रोजी रोजगार से जो जुड़े हुए थे उनको पुनः जोड़ करके, ताकि उनकी बची कुची ज़िंदगी है वो अपना जीवन गुजार लें। क्या कहना चाहेंगे? संसद की बात करें तो आम जनता की आवाज उठाने की बजाय अपना खुद का प्रचार प्रसार ज्यादा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो आज के दौर का संसद है, ये व्यापारियों के हवाले है। कोई पॉलिटिकल विधा जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए बनाई गई थी, व्यवसायियों के लिए नहीं। तो जो पार्लियामेंट व्यापारियों के हाथ चढ़ चुका है, उसमें तो क्रय विक्रय की बात होती है ना। व्यापारी को भारत के अस्थायित्व से, भारत के विकास से, भारत के लोगों के हित और अहित से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि भारत की पार्लियामेंट को सकुशल चलाना, भारत की पार्लियामेंट की गरिमा को सकुशल कायम रखना, भारत के पार्लियामेंट की गरिमा के तहत जो आम आदमी का जो वेदना है
जो उनकी परेशानी है, जो उनके तड़पन है, जो उनकी आवश्यकता है, निश्चित पार्लियामेंट के पटल में ला करके उस पे कानून बननी चाहिए थी, उसमें कानूनों में संशोधन होना चाहिए था। वास्तविकता तो ये है कि सरकार 12 साल से कुछ किया ही नहीं, न इस्पात के क्षेत्र में, न लोहा के क्षेत्र में, न खनिज के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न बंधा निर्माण के क्षेत्र में, न सिंचाई के क्षेत्र में, न रेलवे लाइन के क्षेत्र में, न रेल के क्षेत्र में, न ऊर्जा के क्षेत्र में, न किसी क्षेत्र में। ये तो केवल 12-13 साल से केवल देश का व्यापार कर रही है और निश्चित तौर पर पार्लियामेंट को इसलिए डिस्टर्ब सरकार करा रही है कि देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, देश की जो ज्वलंत आवश्यकता है, देश जो पार्लियामेंट से चाहता है, उसकी बातों पर सुना जाए, उसके बातों में जो सरकार का दायित्व है सरकार उसको पूरा करे। लेकिन पार्लियामेंट जब नहीं चलेगी तो कानून तो ये पास कर ही लेंगे, जैसे यूजीसी पास कर लिए। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सरकार जो है, सरकार के कैडर रूपी गरिमा से खेल रही है, देश के संविधान से खेल रही है, पार्लियामेंट के आवाम के प्रति जो विश्वास है उसके साथ खेल रही है और आवामों में नफरत पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, आगड़ा पिछड़ा करके, दलित शोषित करके, देश को ब्लैकमेल करके अपने जवाबदेही से बचना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है, यही उसका व्यापार है जो अपने व्यापार के राह में अग्रसर है। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक के मदरसों का जो आधुनिकीकरण था, क्या आप संविधान पर हाथ रख करके ये शपथ खा लेंगे कि भारत की मुसलमान भारत के संविधान के कार्य क्षेत्र में नहीं आते? क्या ये मान लेंगे कि मुसलमान के गर्भ में पैदा होने वाला व्यक्ति ही अपराधी है, समाज तोड़क है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबको अपना मान लो, एक ही सूत्र है सरकार के पास कि सबको आत्मसात कर दो। किस तरह? तो जिस तरह समुद्र सारे नदियों का आत्मसात कर लेती है और समाज को दिशा दे देती है, तो आप वो काम करिए। सरकार है, आप समुद्र है, विधा का आप ही के यहाँ से विधा का पॉलिसी बनती है, विधा का सोच का क्रियान्वयन होता है, विधा का जो 140 करोड़ आवाम का भूत भविष्य और वर्तमान का आप निर्धारण करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि सरकार भारत के संविधान के तहत आवाम का जवाबदेही को मुकम्मल कायम रखे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। ऐसा है कि भारत का जो संविधान है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हूं और जेपीआई पार्टी का नेता हूं, एक पार्टी जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, जी हमारे एक युवा अध्यक्ष हैं शशांक शेखर सिंह। भारत का संविधान प्रगतिशील सोच का है, वो सोच नहीं दिख रहा है। वो सोच जो नेहरू की थी, गांधी जी की थी, अंबेडकर की थी, वो नहीं है। दो पार्टियां खत्म हो रही हैं जिसको बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। दोनों जातिवादी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। बीएसपी आज खत्म क्यों हुई? क्योंकि जो अंबेडकर साहब थे वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जातिवाद उच्छेद की बात कहे थे, जाति की गलत था। क्योंकि गांधी का जो मत था वो जाति के पक्ष में मत था कि जाति डिवीजन ऑफ लेबर है, जिस पर अंबेडकर साहब ने कहा कि युवा पीढ़ी को लिबर्टी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी का युग है, परिवर्तन दुनिया में हो रहा है, अब परिवर्तन के युग में आदमी को स्वतंत्रता नहीं दोगे तो उसको सामाजिक दास्ता है, निजता है। आज भी उस पार्टी के लोग, उस समाज के लोग अपने समाज की मानसिकता को खत्म कर रहे हैं। न बाबा ने कहा कि एजुकेशन खत्म हो जाए, हम आपके दिमाग में निगेटिव बातें भरेंगे, संविधान की बातें नहीं बताएंगे तो क्या होगा? हमारे ठीक है, हमारे यहाँ फॉलोअर हो जाएंगे, हमारे फैन हो जाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी क्या होगा? बाबा साहब ने जो क्रिएट किया संविधान, उस संविधान का वैल्यू क्या होगा जब उसमें प्रगतिशील सोच नहीं होगी? भाजपा फॉलो नहीं करी है संविधान। नहीं, भाजपा कहाँ ले, भाजपा कहाँ थे? भाजपा के केवल संस्थापक एक लोग थे, जनसंघ के संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो थे। और भाजपा के लोग उस समय कहाँ थे?
अब वो भाजपा के बारे में, हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, भाजपा के बारे में। भाजपा से देश नहीं चलेगा, संविधान से नहीं देश चलेगा। उसमें सबको पार्टियों को पावर दी गई है राजनीतिक पार्टी बनाने का, संविधान की बात हो रही है। कितना इनकी बात से सहमत हो रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, भाजपा से देश नहीं चलेगा? क्या है? देश संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और भाई पार्टी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक समय ये लगता था कि इंदिरा अगर प्रधानमंत्री है तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस एक अजय पार्टी है। लेकिन हर पार्टियों का समय आता है, समय का चेंज हुआ। एक समय जब 1984 में चुनाव हुआ था तो अटल और आडवाणी उसका परिणाम को अगर देख रहे थे, उनकी पार्टी को केवल 2 सीट मिली थी और अटल और आडवाणी दोनों अपनी सीटें हार गए थे, ठीक है। तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये कहा कि हमने एक ऐसा संगठन बनाया था, तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंदिरा जी के खत्म होने के बाद में केवल 2 सीट मिली। तो आपस में बोले कि यार अब क्या होगा। हम लोग तो बहुत आश्वस्त थे कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये कहा कि अटल जी ने कहा कोई बात नहीं, आओ चलो पिक्चर देख के आते हैं, ठीक है। तो पिक्चर देखने दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए। पिक्चर का नाम था अब सुबह तो आएगी, ठीक है। वहां देखा तो आपस में जब बाहर निकले तो ये कहा कि ये जो 84 है, 2 सीट जरूर आई हैं, लेकिन हमारा समय आएगा, कमल खिलेगा। और इस समय जरूर कीचड़ में है, लेकिन कमल खिलेगा जरूर। जब 89 का इलेक्शन हुआ तो 82 सीट आई। हमने जो जनता दल था उसको समर्थन दिया। उसके बाद में थोड़े से मतभेद हुए, वो मंडल आयोग लेके आए। भाजपा ने ये सोचा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो रही है, ये मंडल ले आए, लेकिन हमसे पूछा नहीं, ये रातों रात लेके आए हैं। जब हम इनको साथ दे रहे हैं तो हमसे तो पूछा होता। तो इन्होंने कहा कि तुम मंडल लाओगे तो हमारे हाथ में भी कमंडल है, ठीक है। तो वो अपना कमंडल लेके एक रथ यात्रा स्टार्ट करी। इस मुद्दे पे उन्होंने संपूर्ण भारत में जन जागरण किया, एक रथ यात्रा निकाली। उस रथ यात्रा में अर्जुन के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन उनके जो सारथी थे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे। जब सारथी ऐसे मिल गए तो काम मुकम्मल हो गया और आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की बनी, फिर 5 साल की बनी। आज भाजपा का कोई सानी नहीं है, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, कुछ कहानी ऐसी हो सकती है। और देखिए ये एक परिवार है, हमारा भारत पूरा एक परिवार है। किसी को समस्या भी हो सकती है, हर परिवार को हर चीज नहीं मिल सकती है, लेकिन ठीक है इस समय थोड़ी सी परेशानी है भाजपा के साथ में। हो सकता है कि जो यूजीसी के मुद्दे पे उन्होंने एक गलती करी है। हमारा समाज जो सवर समाज है वो थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन समय आएगा, कमल फिर खिलेगा, आगे हमारा समय आएगा। हम गुस्सा जरूर हैं, ठीक है, और क्या है हम परेशान हो सकते हैं। आती हूँ मैं आप पर बताइए क्या कहना। यही जो इनका कहना है, कितना समर्थन करते हैं इस बात का कि भाजपा जो है अभी फिर से 27 में चुनाव जीत रही है। और लोकसभा में अगर हम बात करें, अभी संसद सत्र भी चल रहा है, संसद सत्र को लेकर के जमीनी स्तर के मुद्दे उठाने की बजाय नेता अपना प्रचार प्रसार में ध्यान दे रही है, क्या कहना। देखिए ऐसा है, संसद सत्र चल रहा है, आप देख रही हैं, देश के बीजेपी मान लीजिए कि अच्छा काम कर रही है, ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वह तमाम 3 चीज़ों में अच्छी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला मुद्दा ये है कि विश्व स्तर पर आइंस्टीन वाला जो मुद्दा आपका आया, उस मुद्दे में एक यौन अपराधी के साथ उठना बैठना, बातें करना और आगे क्या क्या करना वह भले गोपनीय है, लेकिन यह है कि बातें करना, उठना बैठना, यह सब तुच्छता की श्रेणी में आता है।
ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात यह है, इनका बीजेपी का हिंदुत्व मुद्दा है और चारों शंकराचार्य जो चारों मठों के हैं, चार ही तो आपके धाम हैं, और चारों शंकराचार्य इनसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, यह भी मुद्दा एक बहुत जटिल है, इस पर भी इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सवर्ण बैकवर्ड वाला ये आरक्षण लाके जातियों को लड़ाना चाहते हैं, धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटकर वोट पाना चाहते हैं, यह छोड़कर कम से कम कर्म के आधार पर वोट पाने का प्रयास करें। और ये जो लड़ाई करवा रहे हैं हम, ये जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर आरक्षण लाकर या कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके प्रति न्याय जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उसके पास उसको सजा होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो उल जलूल कानून ला रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया ना, इन्होंने नहीं रोक लाया। तो मोदी जी बीजेपी के लिए कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन आज इतने बुरे काम कर दे रहे हैं कि अगर वह इस्तीफा नहीं दिए तो बीजेपी को कोई दुनिया में, भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई जिता नहीं सकता। यह कंडीशन पर मोदी जी ने ले आके पूरे बीजेपी को खड़ा कर दिया। इसीलिए मोहन भागवत जी और पूरी बीजेपी चाहती है कि अब इनके 75 साल उम्र हो गए हैं, यह त्याग पत्र देकर किसी युवा व्यक्तित्व को, अच्छे व्यक्तित्व को, चरित्रवान व्यक्तित्व को देश की गद्दी पर बैठाएं, जिससे देश को बचाया जा सके और इनके बीजेपी भी बच सके। क्या कहना? मोदी का डिक्लाइन 2024 में शुरू हो गया। दुनिया की कोई ताकत अब मोदी को नहीं रोक सकती, लेकिन इसका सलूशन मायावती के पास नहीं है। बाबा साहब का विजन नहीं है मायावती जातिवादी नहीं है। बाबा साहब का एनिलिशन ऑफ कास्ट, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा पढ़ो। आज भी क्योंकि समाज का जो डायनामिक उनका तर्क था, जो एनिलिशन ऑफ कास्ट में जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान का, कि हम समाज का एक बात दूसरे के डायनामिक पहुंच जा। लेकिन आज 10 किलो चावल पर, 50 किलो गेहूं पर और रुपए पर कहा शिक्षितों को, शिक्षित समाज नहीं हुआ। समाज को परिष्कृत, उसके माइंडसेट को परिष्कृत कर दिया गया, जातिवाद के में प्रिजर्व कर दिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन एक वाइब्रेंट पवित्र डॉक्यूमेंट है, वो अपनी जगह पर है। आज भी वो पार्टी खत्म होने के अस्तित्व पर आ गई। उस पार्टी अब मोदी जी का तो डिक्लाइन हो गया है। मोदी जी के बारे में अब कुछ कहना बेकार की बातें हैं। मोदी जी का डिक्लाइन शुरू हो गया है। मोदी जी का एक, देखिए हर चीज का अस्तित्व होता है। बस यहीं पे अपनी वाणी को, क्योंकि समय का पाबंद है। देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से संसद भवन की अगर हम बात करें, संसद सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद। जनता की चौपाल में आज हमने वो आईना दिखाया जिसे देखना हर राजनेता के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क।